जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस सीरीज के पॉलिटी के लेक्चर नंबर 20 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और 19 लेक्चर इस सीरीज में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने सीक्वेंस में हर लेक्चर को देखा हो, उसके बाद ही आप इस लेक्चर पर जो है आए हैं। और अगर आप पहुंच चुके हैं तो एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप क्रांति यूट्यूब बैच 2.0 का आनंद उठा रहे हैं। और यूं ही अगर आप इसको उठाते रहेंगे, इसके लुफ्त को, तो आपकी प्रीलिम्स 2026 की पूरी तैयारी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप मेंस पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स तत्काल रूप से ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी भरपूर क्वालिटी नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी में क्या ही पढ़ोगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है मुझे यहां से स्टार्ट करना है। और मुझे पता है कि लास्ट टाइम मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था वो दोस्तों क्वालिफिकेशन से संबंधित था। क्वालिफिकेशंस और इसके साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन से भी संबंधित था, है ना, कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के, और किन बिहाफ पर, किन शर्तों पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो वहां पर आपको एक वो वाला टॉपिक याद है, कौन सा, मैंने डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून जो होता है, कि 10वीं अनुसूची में जो है बेसिकली हमने उसको पढ़ा था कि अगर तुम बीजेपी से इलेक्शन जीतते हो, बीजेपी की टिकट से इलेक्शन जीतते हो और इलेक्शन जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो या बीजेपी को ही छोड़ देते हो, तो इस टाइप की जो हरकतें होती हैं। तो मैं पूरा लेक्चर प्रीवियस रिपीट तो नहीं करूंगा डेफिनेटली। तो इस टाइप की जो हरकत होती हैं इसको दल बदल यानी कि डिफेक्शन जो है बेसिकली कहा जाता है। तो इन चीज़ों पर भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है बेसिकली देखी थी, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन की। और लास्ट कहां पर एंड किया था हमने? हाँ, तो उसी पे एंड किया था यार, दल बदल वाले पर। ये देखो, ये दल बदल वाले पे 10वीं अनुसूची वाला, इसी पे एंड किया था हमने, है ना। तो आज मुझे जो है यहां से आपको पढ़ाना है वैकेटिंग ऑफ सीट्स, यानी कि संसद में सीट रिक्त होने के कारण। अच्छा दोस्तों, ये दो शब्दों के बीच में आपको डिफरेंस पता है क्या? वैकेट और आपका एब्सेंस। वैकेट जो शब्द होता है इसको हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे रिक्त। तो वैकेट जो होता है ना, वो किसी परमानेंट खाली स्थान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? परमानेंट खाली स्थान। और जो एब्सेंट होता है वो किसी टेम्पररी खाली स्थान को दर्शाता है। और एब्सेंस को हम लोग हिंदी में अनुपस्थित बोलते हैं। तो अगर तुम 2 दिन नहीं आए, 4 दिन नहीं आए, लेकिन तुमने तुम्हारी सीट छोड़ी नहीं है, बस तुम किसी कारणवश आ नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारी सीट कहलाएगी एब्सेंस। और अगर तुमको तुम्हारी सीट से ही हटा दिया गया है या तुमने इस्तीफा दे दिया है, तो या डेथ हो गई है, तो मतलब हमेशा के लिए पत्ता साफ हो चुका है, यानी कि जो सीट है वो क्या हो चुकी है? रिक्त हो चुकी है, वैकेट हो चुकी है। ओके, तो इस हेडिंग में तो ये आप डिफरेंस लिख लेना, क्योंकि ये लग रहा है इजी डिफरेंस, लेकिन बहुत लोगों को इन दो चीज़ों के बीच में मीनिंग ही नहीं पता होता है। ठीक है साहब? अच्छा, चलो, बढ़िया है कहानी, है ना। 1 मिनट में फोकस जो है इसका सेट कर लूँ ताकि बाद में फिर दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हेडिंग में वो कह रहा है कि भाई वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कोई भी सांसद जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी सीट वैकेट हो जाती है, मतलब उसकी सीट बिल्कुल खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? दोहरी सदस्यता, डबल मेंबरशिप। यानी कि यहाँ पर क्या कहा है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, मैं अगर कभी भी आपसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहूँ या कभी मैं आपसे सांसद कहूँ, तो प्लीज़ समझ लेना, अगर इतनी नॉलेज आप नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी बंदा है ना, तो उसको एक ही बार में दोनों हाउस का मेंबर बनने की इजाज़त नहीं होती है। ठीक है ना? इस फैक्ट को आप याद रख पाओगे कि एक ही नेता लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर एक ही वक्त पर नहीं हो सकता। पहले कभी राज्यसभा का था, इस चुनाव के बाद वो लोकसभा का बन गया, ये हो सकता है, लेकिन एक ही समय पर, सेम समय पर दोनों सदन का सदस्य वो मुमकिन नहीं है। तो इस फैक्ट को आप ये जो है याद रखना। उसके बाद क्या कहा गया है कि अगर वो दोनों सदन में, अगर वो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह चुन लिया जाता है, तो उसको 10 दिन के भीतर बताना पड़ेगा। तो उसको 10 दिन के भीतर बताना पड़ेगा कि वो कौन से घर को चुनेगा।
उसको 10 दिन के भीतर बताना पड़ेगा कि वो लोकसभा का मेंबर बन के रहना चाहता है या वो राज्यसभा का मेंबर बन के रहना चाहता है। और ये सिचुएशन तब आती है जब कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीट का चुनाव जीत जाए, तो वो 10 दिन के अंदर बताएगा कि मैं कौन से हाउस में रहना चाहता हूं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है 10 दिन वाला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों अगर उसने 10 दिन के भीतर नहीं बताया तो क्या होगा? अगर उसने 10 दिन के भीतर नहीं बताया तो जो उसकी राज्यसभा वाली सीट है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खाली मान ली जाएगी, वैकेट मान ली जाएगी, यानी कि रिक्त मान ली जाएगी। इतनी पक्की बात है दोस्तों। तो यानी कि लोकसभा वाली सीट को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि आप लोकसभा का चुनाव जीत के आए हो तो डायरेक्टली जनता ने आपको वोट दिया है। तो अगर आप लोकसभा में भी चुन लिए गए हो, राज्यसभा में भी चुन लिए गए हो, तो या तो 10 दिन के अंदर बता दो कि कौन से घर में रहना चाहते हो। और अगर तुम 10 दिन के अंदर नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि तुमने राज्यसभा को नहीं चुना और तुम लोकसभा में रहना चाहते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कल को कोई कह दे कि नहीं, हम तो ये मान लेंगे कि तुमने लोकसभा छोड़ा है और राज्यसभा में रहना चाहते हो। नहीं भैया, नहीं, तुम मान नहीं सकते। या तो खुद बोलेगा वो 10 दिन के भीतर, अगर 10 दिन के भीतर उसने नहीं बताया तो लोकसभा का बाय डिफॉल्ट माना जाएगा मेंबर उसको, और राज्यसभा वाली जो उसकी सीट है दोस्तों वो खाली हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों देखिए, अगर कोई सदस्य है पार्लियामेंट का, ठीक है, डज नॉट मैटर कि लोकसभा का है या राज्यसभा का है, ठीक है। अभी फिलहाल उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि वो लोकसभा का जो है क्या है, सदस्य है, मेंबर है, ठीक है साहब, वो लोकसभा का सदस्य है यानी कि मेंबर है, मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, और वो दूसरे घर का चुनाव जीत गया, तो उसके पहले वाली जो सीट है वो क्या हो जाएगी? रिक्त हो जाएगी। यानी कि तुम ऑलरेडी लोकसभा के मेंबर हो और अब तुम राज्यसभा का भी चुनाव जीत चुके हो। तो अब पता है क्या होगा उस परिस्थिति में कि तुम पहले से ही लोकसभा के मेंबर थे, अब तुम राज्यसभा का भी चुनाव जीत गए, तो फिर इस परिस्थिति में तुम्हारी लोकसभा वाली सीट खाली हो जाएगी और तुमको राज्यसभा वाली सीट पर बिठा दिया जाएगा। ये पहली वाली सिचुएशन से अलग है, क्योंकि पहली वाली सिचुएशन पर आप एक ही समय पर दोनों घर के चुनाव जीते हो, तो फिर आपको डिसाइड करना है 10 दिन के अंदर कि आप किस घर का मेंबर बनना चाहते हो। बट यहां पर आप ऑलरेडी एक घर के सदस्य पहले से हो, या तो लोकसभा के या राज्यसभा के, और उसी दौरान आपने एक और घर का चुनाव जीत लिया, तो फिर बाय डिफॉल्ट आपकी जो पहले घर की सीट है जिसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे थे वो खाली हो जाएगी, और जो नया चुनाव आपने जीता है उसके आधार पर आपको नए घर की सीट दे दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति एक ही घर में 2 सीट जीत गया, हो सकता है साहब, मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, 2 निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव जीत गया, तो फिर उसको एक ही घर में क्या मिल रही हैं? 2 सीट मिल रही हैं। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, एक व्यक्ति 2 सीट तो ले नहीं सकता, तो उसको एक ही घर में जब 2 सीट मिल रही होती हैं और अगर वो एक को चूज नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि साहब मैं तो इस इलाके से सांसद बनना चाहता हूं, मैं इस वाली सीट को चुनता हूं, मैं इस वाले इलाके से सांसद नहीं बनना चाहता, मैं इसको छोड़ता हूं। लेकिन अगर उसने दोनों सीट में से एक सीट नहीं चुनी तो उस घर के अंदर उसकी दोनों की दोनों सीट क्या हो जाएंगी? रिक्त हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर 2 घर की बात नहीं है, यहां पर वो एक ही घर के अंदर 2 सीट जीत गया, तो साहब 2 सीट पर तो हम तुमको बिठा नहीं देंगे, तो या तो एक चुन लो, नहीं तो हम तुम्हारी दोनों खाली करवा देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए, कोई भी व्यक्ति एक समय पर सांसद यानी कि एमपी और विधायक यानी कि एमएलए एक टाइम पर नहीं हो सकता। सांसद और विधायक एक टाइम पर ये दोनों नहीं हो सकते, एक टाइम पर ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है साहब, एक टाइम पर ये दोनों आप नहीं हो सकते। पक्की बात है, समझ जाएंगे, क्लियर है? चलिए, तो एक टाइम पर आप दोनों नहीं हो सकते, है ना। जैसे कि मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं, ममता बनर्जी का आपने नाम सुना होगा, बस नाम ही सुना है, काम का तो कुछ है नहीं वो। तो ममता बनर्जी जो है ना, ये पहले सांसद थी। क्या थी? सांसद, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो बंगाल का सीएम बनना है, मुझे बंगाल का क्या बनना है, सीएम बनना है। लेकिन इनको पता था कि जो व्यक्ति सीएम बनना चाहता है उसे एमएलए होना ज़रूरी है। भाई सीएम वही ना बनेगा जो उस स्टेट की विधानसभा का चुनाव जीतेगा और फिर जाके उसकी पार्टी उसे एज अ सीएम वहाँ पर चुन लेगी। सेम तरीके से पीएम वही तो बनता है जिसकी पार्टी लोकसभा का चुनाव जीती होती है और फिर उसकी पार्टी उस व्यक्ति को पीएम के लिए चूज कर लेती है। तो ममता बनर्जी पहले से कहाँ की सदस्य थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि वो पहले से ही दोस्तों सांसद थी। लेकिन फिर ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे क्या बनना है, मुझे तो सीएम बनना है। और सीएम बनना है तो सीएम बनने के लिए इनको सबसे पहले विधानसभा का विधायक बनना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सांसद वाली सीट से जो है क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, अपना जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। पक्की बात। और जब यहां से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनको पता था कि एक ही बार में सांसद और विधायक तो ये हो नहीं सकती, तो फिर ये बंगाल में आके इन्होंने विधायक का चुनाव जीता और इनकी पार्टी का चेहरा ये बन गई और ये क्या बन गई, ये सीएम बन गई। पक्की बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। तो हाँ, और देखो अगर कोई व्यक्ति दोनों का मेंबर है तो उसे अपनी विधानसभा वाली सीट 14 दिन के भीतर छोड़नी पड़ेगी। अगर उसने अपनी विधानसभा वाली सीट 14 दिन के अंदर नहीं छोड़ी तो उसकी पार्लियामेंट वाली सीट क्या हो जाएगी, वैकेट हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। पक्की बात। तो अगर तुम सांसद और विधायक दोनों बन चुके हो तो तुम्हें 14 दिन के अंदर अपनी विधायक वाली सीट खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारी सांसद वाली सीट चली जाएगी। पक्की बात। तो यहां पर ये 14 दिन वाली कंडीशन याद रखना। उसके बाद दोस्तों ना यहां पर कुछ और भी डिस्क्वालिफिकेशन वाले कुछ पॉइंट्स जो है यहां पर लिखे हुए हैं। हालांकि हम डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीजों पर पढ़ भी चुके हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान के अनुसार क्या हो जाए, अयोग्य हो जाए यानी कि डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो फिर उसकी सीट ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है। समझ में आई? कौन सी सीट की बात हो रही है यहां पर? उसकी पार्लियामेंट वाली सीट की बात हो रही है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई सांसद संविधान के अनुसार, हो सकता है संविधान के किसी कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार का मतलब क्या होता है, संविधान के किसी कानून के अनुसार। तो अगर कोई सांसद, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अयोग्य ठहरा दिया जाता है ना, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो फिर उस परिस्थिति में उसकी सीट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है ना, रिक्त हो जाती है। या फिर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर दल बदल का आरोप लगाया जाए तो भी हम उसको क्या कर देते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और तो भी उसकी सीट क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। अच्छा, मैं समझ गया कि ये हेडिंग मैंने यहां पर वापस क्यों डाली है। ये हेडिंग दोस्तों मैंने वापस इसीलिए डाली है क्योंकि मैं आपको वो सारे तरीके बता रहा हूं, जहां पर किसी सांसद की सीट वैकेट हो सकती है, परमानेंट खाली हो सकती है, रिक्त हो सकती है ना। तो वो कुछ कंडीशन पहले तो मैंने उसको पहले समझाया कि दोहरी सदस्यता, जब आप एक टाइम पर एक से ज्यादा चीजों के मेंबर होते हो, वो वाले मैंने केस समझा दिए। और फिर उसके बाद वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट आया था कि भैया तुम किसी भी कारणवश डिस्क्वालीफाई होते हो तो भी तुम्हारी सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी, परमानेंट खाली हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारी सीट खाली होने के और भी तरीका है, और वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, इस्तीफा। ठीक है, साफ साफ देखिए, अगर कोई लोकसभा का मेंबर है तो उसे अपना इस्तीफा किसे देना पड़ेगा, लोकसभा के स्पीकर को, यानी कि अध्यक्ष को। क्लियर हुई बात? और अगर कोई राज्यसभा का चेयरमैन, अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है तो उसे राज्यसभा के सभापति को, है ना, तो उसे राज्यसभा के सभापति, या जिसको अध्यक्ष भी जो है कहते हैं, है ना, तो उसे राज्यसभा के सभापति को, या फिर कहें कि अध्यक्ष को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। पक्की बात समझ में आई? क्लियर बात समझ में आई? तो अगर कोई लोकसभा का मेंबर है और वो अपना रेजिग्नेशन, इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसे दे सकता है,
स्पीकर को दे सकता है ना, लोकसभा के अध्यक्ष को दे सकता है। और अगर कोई राज्यसभा का सांसद है, राज्यसभा का मेंबर है, वो अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है? राज्यसभा के सभापति को, यानी कि चेयरमैन को सौंप सकता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा का जो हेड होता है वो स्पीकर होता है और राज्यसभा का जो हेड होता है वो सभापति यानी कि चेयरमैन होते हैं। ठीक है, बट दोस्तों मेरी एक बात आप जान लीजिएगा, अगर इन्होंने लोकसभा वाले मेंबर का और इन्होंने राज्यसभा वाले मेंबर का इस्तीफा अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उस व्यक्ति की जो सीट है वो क्या हो जाएगी? परमानेंट खाली हो जाएगी। लेकिन लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन चाहे तो उस इस्तीफे को नामंजूर भी कर सकते हैं। वो उसको मना कर सकते हैं कि हम तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं करते, क्योंकि हमको लग रहा है कि तुम अपना इस्तीफा किसी दबाव में आके या किसी गलत कारण की वजह से आप जो है दे रहे हैं, तो हम आपके इस्तीफा को मंजूर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इनके पास होता है। ऐसा कभी भी आप मत कह देना कि जी नहीं, इस्तीफा लिख दिया तो मतलब इस्तीफा मंजूर हो गया। नहीं, ये उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी, जो कि लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर, और राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? चेयरमैन। इनके ऊपर निर्भर करता है कि ये एक्सेप्ट करते हैं इस्तीफे को या नहीं करते। उसके बाद दोस्तों एब्सेंस से भी सीट वैकेंट हो सकती है। क्या बात है, अभी तो सर आपने बताया था कि एब्सेंस का मतलब सीट परमानेंट खाली होना नहीं होता। अभी तो आपने बताया था कि एब्सेंस का मतलब होता है कुछ समय के लिए सीट खाली होना। लेकिन आप तो हेडिंग पढ़ा रहे हो किसकी? वैकेशन ऑफ सीट्स, यानी कि सीटों का रिक्त हो जाना। और वहां तो सीट परमानेंट खाली होती है, बट यहां तो सीट टेम्पररी खाली होती है। तो मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, अगर तुम लंबे समय तक छुट्टी पर रहोगे तो तुम्हारा पत्ता परमानेंट साफ हो जाता है। यानी कि अगर तुम लंबे समय तक एब्सेंट रहोगे तो तुम्हारी सीट वैकेट कर दी जाएगी, रिक्त कर दी जाएगी। पक्की बात समझ में आई? ठीक है, यह खेल था यहां पर। अगर, और लंबे समय से मतलब मेरा क्या है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। अगर कोई मेंबर हिंदी वाले क्या लिखेंगे? अनुपस्थित लिखेंगे। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? एब्सेंट लिखेंगे। अगर कोई मेंबर लंबे समय से क्या चल रहा है? लंबे समय से एब्सेंट चल रहा है, अनुपस्थित चल रहा है, तो उसकी सीट क्या कर दी जाएगी? तो उसकी सीट वैकेंट कर दी जाएगी, उसकी सीट परमानेंट खाली कर दी जाएगी। पक्की बात। अब ये लंबे समय से एब्सेंट चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है? सुन लेना। अगर कोई व्यक्ति 60 दिन से बिना अनुमति के एब्सेंट चल रहा है, हो गया तुम्हारा फैक्ट क्लियर। अगर कोई, भाई तुम 60 दिन से एब्सेंट हो, 60 दिन कुछ होता है, और वो भी तुमने परमिशन भी नहीं मांगी, अनुमति भी नहीं ली, ऐसे ही सीधा सीधा एब्सेंट, तो फिर भैया तुम एब्सेंट ही रहो। हम तुम्हारी सीट वैकेंट कर रहे हैं, रिक्त कर रहे हैं, परमानेंट खाली कर रहे हैं, यानी कि अब तुम मेंबर नहीं रहोगे। पक्की बात। अब दोस्तों यहां पर एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि ये 60 दिनों में क्या शामिल करना है और क्या शामिल नहीं करना। समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि इन 60 दिनों में क्या इंक्लूड नहीं करना है। इन 60 दिनों में क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या इंक्लूड नहीं करना, समझाता हूं। देखो, जब कोई हाउस 4 दिन से ज्यादा समय के लिए बंद रहता है, समझना मेरी बात, हम कहते हैं ना हाउस इज नॉट इन सेशन, कि यह सदन सत्र में नहीं है, है ना। तो अगर कोई हाउस 4 दिन से अधिक समय से बंद है, तो फिर तो वो हाउस की छुट्टी भी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तो फिर जो छुट्टी हाउस की है,
आप उस छुट्टी को इसकी पर्सनल छुट्टी में शामिल क्यों कर रहे हो? समझना मेरी बात, ठीक है। तो अगर वो सदन, मतलब वो जिस भी हाउस का मेंबर है, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो ये कंडीशन लोकसभा पर अप्लाई होगी, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो ये कंडीशन राज्यसभा पर अप्लाई होगी कि अगर वो सदन 4 दिन से अधिक समय से क्या हो रखा है? स्थगित हो रखा है, बंद हो रखा है। अंग्रेजी में हम एडजर्न भी कहते हैं। तो अगर वो सदन 4 दिन से अधिक समय से बंद हो रखा है, 5 दिन से बंद है, 6 दिन से बंद है, तो फिर वो 6 दिन और फिर वो 5 दिन आप इन 60 दिनों में शामिल नहीं करोगे। लेकिन अगर वो सदन केवल 3 दिन तक बंद था या केवल 4 दिन तक बंद था, क्योंकि यहां तो मोर देन 4 डेज कह रहा है, तो अगर वो हाउस 3 दिन तक बंद था, 2 दिन तक बंद था, या 4 दिन तक भी बंद क्यों नहीं था, लेकिन 4 से तो कम ही है, 4 के बराबर है, 4 से ऊपर तो नहीं है, तो 4 के बराबर या 4 से कम जितने भी दिन के लिए वो हाउस बंद था, हम उस छुट्टियों को, उस दिन को इसके 60 दिनों में काउंट करेंगे। पक्की बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। और कौन से दिन हमको शामिल नहीं करने हैं? अगर वो हाउस 4 दिन से ज्यादा समय के लिए बंद था, 4 दिन से ज्यादा समय के लिए वो हाउस क्या था? बंद था। तो भैया जब तुम 4 दिन से ज्यादा खुद ही बंद हो तो उन दिनों को मेरे 60 दिनों में काउंट क्यों कर रहे हो? वो थोड़ी ना मेरे 60 दिनों में काउंट होंगे, वो तो तुम्हारी भी छुट्टी थी। कि बेटा तू पिछले 5 दिन से पढ़ने नहीं आया। बोले सर 3 दिन तो कोचिंग की खुद की ही छुट्टी थी, मैं तो फिर 2 ही दिन तो हुआ मेरा। तो सही कह रहा है बच्चा, लेकिन यहाँ पर 3 दिन से नहीं, यहाँ पर 4 से ज़्यादा दिन की अगर छुट्टी है हाउस की, तभी तुम हाउस के उन दिनों को इसमें काउंट नहीं करोगे, अन्यथा काउंट करने पड़ेंगे। पक्की बात। अब एक ही चीज़ को यार मुझे लगता है कि मैं कभी कभी ज़्यादा ही समझा देता हूँ, लेकिन मैं अपनी इस आदत से बाज नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि यार अपने साथ ऐसा नहीं होता है। आप समझो ऐसे भी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं जिनका बेसिक बिल्कुल ज़ीरो है, तो मैं तो उनको भी देख के पढ़ाऊँगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़े ज़्यादा पढ़े हो, आपको अवेयरनेस है उस टॉपिक की, तो आपके हिसाब से जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। नहीं, मुझे तो सबको देख के पढ़ाना है। आप क्या कर सकते हो? स्पीड को 2x कर सकते हो। हमारे ऐप पर तो 2.5x तक का भी फीचर है, शायद 2.75 भी पहुंच जाती है, इतनी गति है। अदर केसेस, अन्य मामले क्या हैं जब आपकी सीट वैकेंट हो सकती है किसी सांसद की? तो देखो, अगर तुम्हारे चुनाव, जिस चुनाव को जीत के तुम पार्लियामेंट के मेंबर बने हो, तुम्हारे उस चुनाव को ही रद्द कर दिया है किसने? अदालत ने, तो तुम्हारी सीट जो है क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी और तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और आपको पता है कि इस्तीफा देते हैं तो सीट तो वैकेंट हो ही जाती है, रिक्त हो जाती है। या फिर अगर तुम्हें हाउस से, यानी कि सदन से बाहर निकाल दिया गया है और तुमको निष्कासित कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कोई भी कारण हो सकता है डिस्क्वालीफाई करने का, सबसे तगड़ा कारण तो दल बदल का होता है, तो भी तुमको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी, ठीक है, परमानेंट खाली हो जाएगी। या फिर जो व्यक्ति सांसद है, या फिर अभी जो व्यक्ति सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब वो काय का चुनाव जीत गया है? प्रेसिडेंट का या फिर वाइस प्रेसिडेंट का। तो भैया जब वो व्यक्ति प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है तो फिर उसको अपनी सीट सांसद वाली तो खाली करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि अब तो वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है, तो यहां पर भी सीट वैकेंट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, अगर वो व्यक्ति जो सांसद है, अगर वो गवर्नर के रूप में किसी स्टेट में चुन लिया जाए तो भी उसको अपनी सीट क्या करनी पड़ेगी? खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इतने सारे तरीके हैं दोस्तों जहां पर सीट क्या हो जाती है? वैकेंट हो जाती है। बट अभी भी मेरे ख्याल से खत्म नहीं हुई है, छठी हेडिंग शुरू हो गई है जहां पर और भी तरीके हैं सीट खाली होने के, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया? यदि कोई अयोग्य व्यक्ति चुन लिया जाए, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उसको अगर चुन लिया जाए, इलेक्ट कर लिया जाए, तो क्या होगा? तो संविधान ने इस बात पर ऐसा कुछ नहीं कह रखा है कि जब आप किसी अयोग्य व्यक्ति को चुन लेते हो कानून के अनुसार, तो संविधान तो ऐसा कुछ नहीं कहता इस पर, लेकिन एक एक्ट है, कौन सा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। इसके अंदर, इस एक्ट को हमने पहले भी पढ़ा है, ये कुछ तरीके बताता है। क्या तरीके बताता है? सुनना। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति जिसके पास पूरी क्वालिफिकेशन नहीं थी,
हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनने की। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास लोकसभा या राज्यसभा मेंबर बनने की पूरी क्वालिफिकेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वो चुनाव जीत गया, तो फिर ऐसा केस क्या होगा? ऐसा केस हाई कोर्ट के पास जाएगा। क्योंकि भैया तुम कहीं के भी सांसद हो, किसी ना किसी स्टेट से तो आए होगे ना, और उस स्टेट का कोई ना कोई हाई कोर्ट भी रहा होगा। तो आपका फिर जो चुनाव का पूरा मामला है ना, वो किसके पास जाएगा? आपके स्टेट की हाई कोर्ट के पास जाएगा। और उस केस का नाम कुछ ऐसा होगा कि भैया ये व्यक्ति के पास क्वालिफिकेशन पूरी नहीं थी, उसके बावजूद भी ये सांसद का चुनाव जीत गया है, तो कृपया आप इसके पूरे निर्वाचन को क्या कर दो? रद्द कर दो। और अगर हाईकोर्ट ने पाया कि जी हां बिल्कुल सही इल्जाम है, तो हाईकोर्ट उसके चुनाव को क्या कर देगी? रद्द कर देगी, और उसे एक मेंबर के दर्जे से हटवा देगी, और उसकी सीट क्या हो जाएगी? वापस से वैकेंट हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर वो व्यक्ति हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, वो सांसद ये कह रहा है कि नहीं साहब मेरे पास तो पूरी योग्यताएं थी, और पूरी योग्यताओं के बाद ही मैंने चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीत गया, और वो हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, तो वो जो हाईकोर्ट के फैसले से जो असहमत वाला जो सांसद है, वो किसके पास अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकता है कि साहब मेरे पास पूरी क्वालिफिकेशन थी, मैं सांसद का चुनाव जीत गया हूं, आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ, और जो हाई कोर्ट ने मेरे चुनाव को रद्द किया है, जो मुझे निकालने का फैसला दिया है, वो गलत है, इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर रहा हूं। ठीक है। तो दोस्तों 6 हेडिंग्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है कि कैसे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जो है क्या हो सकती है? वैकेंट हो सकती है। पक्की बात क्लियर हो गई? पक्की 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 पक्की। चलो अब हम बात करते हैं शपथ। शपथ में ये लोग वही सब झूठ बोलते हैं, हम ये करेंगे, संविधान के प्रति सच्चे रहेंगे, लेकिन हमको ये सब नहीं पढ़ना। हमको ये पढ़ना है कौन क्या किसको शपथ वगैरह दिलवा रहा है। ठीक है। हम तो वो वाला पॉइंट अपना ढूंढते हैं। देखो भैया, कोई भी मेंबर है, चाहे किसी भी सदन का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, उसको शपथ कौन दिलवा रहा है? उसको शपथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दें, अपॉइंट कर दें, जो प्रेसिडेंट की जगह शपथ दिलवा दे इन लोगों को, सांसदों को। नहीं तो मेन जो ये काम है वो किसका है? प्रेसिडेंट का है। ठीक है। बेसिकली प्रेसिडेंट ही पीएम को शपथ दिलवा रहे हैं, प्रेसिडेंट ही बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को शपथ दिलवा रहे हैं, तो सबको प्रेसिडेंट ही शपथ दिलवाते हैं, या फिर प्रेसिडेंट किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे कि भाई मेरे पास समय नहीं है, तुम दिलवा दो। ठीक है ना। शपथ में क्या बोलना है वो अपना काम नहीं है, नीचे का अपना काम समझने वाली चीजें हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब तक कोई व्यक्ति सांसद का चुनाव जीतने के बाद शपथ नहीं लेता, तब तक ना तो वो उस हाउस की मीटिंग्स को अटेंड कर सकता। अगर तुम लोकसभा के सांसद का चुनाव जीते हो और आपने अभी तक शपथ नहीं ली है, तो आप लोकसभा की मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकते, और ना ही आप लोकसभा की किसी भी मीटिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी मतदान भी नहीं कर सकते, आप वोट भी नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी आप ऑफिशियली उस हाउस के मेंबर नहीं हो। चाहे लोकसभा के ऊपर भी केस हो या राज्यसभा के ऊपर, दोनों के ऊपर वही सेम बात अप्लाई है। क्योंकि जब तक आपने शपथ नहीं ली, तब तक मतलब आपका ऑफिशियल आपकी नियुक्ति नहीं हुई है उस जगह पर। तो जब तक आपकी ऑफिशियल नियुक्ति हुई नहीं है, तो आप ना तो वहां की मीटिंग अटेंड करोगे, और ना ही वहां पर आप किसी भी प्रकार का वोट डाल सकते हो। मतदान भी आप किसी भी प्रकार का वहां पर दोस्तों नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति उस हाउस की मीटिंग में बैठता है और वोट देने की कोशिश करता है या वोट दे देता है, तो फिर उसे प्रतिदिन 500 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओ बाप रे, वो तो बड़े खतरनाक पेनल्टी है साहब। ये 500 रुपये तो हर मिनट भ्रष्टाचार से कमाते होंगे, मैं समझता हूँ। इतना पैसा इनके पास कहाँ से आता है? अगर उसका आंकड़ा लगाओ तो हर मिनट हर सेकंड ये 500 रुपये कमा रहे होंगे। 500 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी भैया पूरे दिन की। बाप रे बाप, इतना तो प्रतिदिन 500 रुपये देना पड़ेगा, जब तक वो बिना शपथ के बैठेगा घर के अंदर। बिना शपथ के बैठा अगर तो 10 दिन बैठ गया तो 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, 1 महीना बैठ गया तो 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है भैया। चलो, अब उसके बाद
वेतन और भत्तों की बात कर लेते हैं। अरे पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हों, राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, ये लोग खुद ही अपनी सैलरी डिसाइड करते हैं। जी हाँ, क्योंकि यही लोग नेता हैं और यही लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, यही लोग कानून बनाते हैं, तो बेसिकली ये अपनी सैलरी खुद ही डिसाइड करते हैं। पते की बात तो ये है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि पार्लियामेंट के चाहे कोई भी हाउस हो, पार्लियामेंट का कोई भी सदन हो और उसके अंदर बैठने वाला कोई भी सदस्य हो, उनका जो वेतन है, उनके जो भत्ते हैं, जो सैलरी है, वो कौन डिसाइड करती है? पार्लियामेंट। अरे भाई, पार्लियामेंट बिल्डिंग थोड़ी ना करती है डिसाइड, पार्लियामेंट के अंदर यही तो लोग बैठते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये खुद ही डिसाइड करते हैं अपनी सैलरी। देखिए कितनी मजे की नौकरी है ये तो एक तरीके से है। चलो अच्छा, उसके बाद पार्लियामेंट अपने सदस्यों को, अपने मेंबर्स को पेंशन भी देती है, भैया याद रखना है ना, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद यहां पर एक एक्ट बताया गया है दोस्तों, 1954 में एक एक्ट आया था जो कि सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित था। यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनकी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन। वापस रिपीट करें मेरे साथ, सैलरी यानी कि वेतन, अलाउंसेस यानी कि भत्ते, और पेंशन तो पेंशन ही है। इन तीनों चीज़ों से संबंधित, और ये तीनों चीज़ें किसकी? ये तीनों चीज़ें सांसदों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की। तो इससे संबंधित जो एक्ट आया था, कब आया था दोस्तों? 1954 में इससे संबंधित जो है वो एक्ट आया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी क्या बातें कही गई हैं? वही सेम बात है, चाहे लोकसभा का स्पीकर हो या लोकसभा का डिप्टी स्पीकर हो या राज्यसभा का चेयरमैन हो या राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन हो, ये सब की सैलरी, इन सब का भत्ते, इन सब के वेतन, इन सब की पेंशन कौन डिसाइड कर रहा है? पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है साहब, खत्म कहानी। अच्छा, अब यहां पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने का आपका समय आ चला है। दो टाइप के खर्चे होते हैं, ठीक है? पार्लियामेंट दो टाइप के खर्चे करती है। पार्लियामेंट दो टाइप के खर्चे करती है। पार्लियामेंट क्या, मैं यही कह दूं कि दो टाइप के खर्चे होते हैं, है ना? दो टाइप के खर्चे होते हैं। अच्छा, ये वाले फंड का नाम, इसका मतलब जानते हो? भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि, इसका मतलब जानते हो? सारा टैक्स का पैसा यहीं कलेक्ट होता है। सारा टैक्स का पैसा मतलब पूरा देश मिलके जितना भी पैसा देता है ना, वो सारा पैसा यहीं कलेक्ट होता है। वो सारा पैसा यहीं कलेक्ट होता है साहब, इतनी बात पक्की है? तो देखो, टैक्स का सारा पैसा यहाँ कलेक्ट होता है, तो खर्चे के लिए जो पैसा निकाला जाएगा वो भी यहीं से बाहर निकाला जाएगा। अब जब मैं इससे पैसा निकालता हूं ना, इस फंड से, तो इस फंड से दो तरह के खर्चे निकाले जाते हैं, ठीक है? एक होते हैं जो भारित खर्चे होते हैं। कौन से होते हैं? भारित। एक होते हैं आपके भारित खर्चे यानी कि चार्ज्ड, ठीक है? और दूसरे जो आपके खर्चे होते हैं उनको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम, है ना? तो मैं आपको लिख के बताऊं क्या? लिख के आप अच्छा समझोगे कि नहीं? और अगर पता आपने समझ लिया तो आगे पार्लियामेंट चैप्टर में एक सेक्शन आता है किसका? बजट का। आपको बहुत सुविधा होगी। हालांकि समझा मैं वहां पर भी दूंगा, लेकिन यहां पर पहली बार समझा रहा हूं तो मजा आएगा समझने में, ठीक है? तो मैं यहां पर कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया इतना लिख दूं। भारत की संचित निधि ना भी लिखूं तो हिंदी वाले समझ जाएंगे क्या? समझ जाओगे तो मुझे पूरा यकीन है समझ जाओगे। वो तो लोगों ने बस बोल बोल के ऐसा वहम फैला दिया है कि जैसे कि हिंदी मीडियम वाला अंगूठा छापे, उसे शब्द पढ़ना नहीं आता। मतलब ऐसी हवा उड़ा दी है कि मतलब हिंदी मीडियम वाला है तो वो हिंदी ही समझेगा, और ये हरकतें हिंदी वालों ने खुद ने करी हैं। भाई तुम कौन सी नॉर्मल जिंदगी में हिंदी हिंदी बोलते रहते हो? नॉर्मल स्पेलिंग बोलते हो, कोई शुद्ध हिंदी तो बोलता नहीं है। और हिंदी वाला भी इसको CFI कहता होगा, शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ। किसी के पास इतना समय नहीं है, संचित निधि बोल रहा, संचित निधि बोल रहा, CFI कह देगा, है ना? संचित निधि कह देगा। अब टैक्स का सारा पैसा इसमें आ गया। अब यहां से साहब दो टाइप के खर्चे किए जाते हैं, यहां से दो टाइप के खर्चे किए जाते हैं। एक खर्चा होता है चार्ज्ड ऑन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चार्ज्ड ऑन है, और हिंदी में क्या बोलते हैं? भारित। और दूसरे होते हैं
मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम हिंदी में क्या कहते हैं? से निकाले गए, से निकाले गए। ठीक है। अब जो ये वाले खर्चे होते हैं ना चार्ज्ड ऑन, तो पता है क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। हिंदी पे क्या बोलेंगे? भारत की संचित निधि पर भारित खर्च। मेरी स्टेटमेंट को रिवाइंड में सुन के लिख लेना, ठीक है? तो ये वाले जो खर्चे हैं, हमें इसके लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे जजेस की सैलरी होती है, जजेस की सैलरी, तो आपको लगता है कि जजेस की सैलरी दी जाए या ना दी जाए, ये पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा? हाँ भैया बताओ, अप्रैल महीने की सैलरी दी जाएगा जज साहब को? हाँ बोलो, ना बोलो, नहीं साहब नहीं, तो नहीं दे रहे, चलो। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जितनी भी सैलरीज वगैरह होती है ना, चाहे किसी की भी हो, हर तरह की सैलरी, केंद्रीय कर्मचारियों की खास तौर पर, क्योंकि पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो ये जो सैलरीज हैं ये ज़्यादातर चार्ज की जाती हैं, मतलब भारित होती हैं। ये परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि दें कि नहीं दें। पता चल रहा 10 महीने सैलरी आ रही है, 2 महीने नहीं आ रही है ना, तो पार्लियामेंट से परमिशन नहीं लेते। और जो ये वाले खर्चे होते हैं ना, ये वाले, तो ये तो यहां पर परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती। आगे जब जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे इनके बारे में। इसके लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है भैया। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसको कहने का एक तरीका ये भी है कि इसको बहुत से लोग कहते हैं कि एनुअल वोट नॉट रिक्वायर्ड। एनुअल वोट नॉट रिक्वायर्ड, कि वार्षिक मत की आवश्यकता नहीं है। 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 तो वार्षिक मत की आवश्यकता नहीं है तो का मतलब यही होता है कि पार्लियामेंट से हर साल वोट करवा के परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस वाली कैटेगरी में दोस्तों ज़्यादातर जो है वो सैलरीज आती हैं, सैलरीज। क्योंकि सैलरी के लिए हम हर बार वोट मांगें कि दें कि नहीं दें तो मज़ा थोड़ी ना आएगा। और बाकी यहाँ इस वाली कैटेगरी में जो खर्चे आते हैं ना, वो ज़्यादातर बेटा ये वाले आते हैं, योजनाओं वगैरह के जो खर्चे होते हैं ना, इसके लिए पूछना पड़ता है। क्योंकि कोई कंपलसरी तो है नहीं, तो इसके लिए पूछना पड़ता है, पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। और पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है मतलब वही तो बंदे हैं, वो खुद ही अपने लिए परमिशन देते हैं नहीं देते हैं, ऐसा वाला सिस्टम चलता है। ठीक है सर। तो ये दो चीज़ें। अब आप मुझे बताओ कि सांसद लोग इतने चंट चालाक होते हैं, क्या वो कभी कहेंगे कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए चलो हम वोटिंग करते हैं? नहीं, उन्होंने भी अपनी सैलरी का कहाँ पर रखा है सिस्टम? भारित, चार्ज वाली कैटेगरी पे, यानी कि पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, देनी ही है। सबकी सैलरी इसी कैटेगरी में आती है। ठीक है, आपने ये समझ लिया। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है तो वो परेशान रहते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो देखो लिखा है कि चार्ज करी जाती है, यानी कि भारित करी जाती है। और चार्ज करने का, भारित करने का मतलब ही ये है कि आपको सालाना रूप से उस पर कोई भी वार्षिक मत मांगने की ज़रूरत नहीं है। पक्की बात? अच्छा दोस्तों, मैंने आपको 1954 का भी पीछे एक एक्ट पढ़ाया था, याद है? 1954 का जो एक्ट था वो किससे संबंधित था? वो सांसदों से संबंधित था। किससे संबंधित था? सांसदों से संबंधित था। और सांसदों की किस चीज़ की बात हो रही थी उसमें? वेतन, वेतन, बोलते जाओ, मन में बोलो, भत्ते, और बोलो पेंशन। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोले सर अब एक और ऐसा सेम सा एक्ट आने वाला है। तो जब तक तुम उसको क्लियर दिमाग में रखोगे नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। क्लियर दिमाग में रखोगे तो किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। मेरी आज आवाज़ कम निकल रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आवाज़ कम निकल रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ यार। मैंने आज लंच बहुत हैवी किया था, मतलब बहुत तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक किया था। अच्छे खासे राजमा चावल खाए मैंने आज, जो कि मेरे फेवरेट है।
और कितने बजे खाया था? 1 बजे। 1 बजे। अभी कितने हो रहे हैं? अभी बज रहे हैं 8:30। 8:30। तो 7.5 घंटे हो गए। तो आप बताइए भूख लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? कमेंट में मत बता देना भैया, लोग कहेंगे तुम कौन कौन से कमेंट करवाते हो। मन में बताओ, लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? 7.5 घंटे हो गए हैं। अगर ज़्यादा भूख इसी तरीके से लगती रही तो ये जो हमारा 5वां 6ठा महीना चल रहा है ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन भूख की वजह से एनर्जी ऐसी डाउन जा रही है कि आवाज नहीं आ रही। खाना इन, वॉइस आउट। खाना नो इन, वॉइस नो आउट। मैंने इसीलिए एकदम माइक अपने मुंह पे चिपका के रखा है आज कि थोड़ा सा भी बोलूं तो आवाज़ आप तक पहुंच जाए। कमेंट में ये मत कह देना 22 स्लो, 22 स्लो, 22 स्लो। अरे 22 तो स्लो होगी ही ना। फूड गेव यू, फूड नो गेव, नो वॉइस। फूड गेव यू, लिव एनीवेयर, डू जोमेटो इंदौर, AKS अकेडमी, जोमेटो पार्सल, फूड, वॉइस। हाँ ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पर मैं तुमको एक और एक्ट बता रहा हूँ। कौन सा वाला एक्ट है ये? 1953 का एक्ट। अब आप बोलोगे साहब ये भी वही सेम सा लग रहा है। अबे सेम कहाँ है रे? ये 1954 का था, ये 1953 का था। कहाँ सेम है साहब? ये सांसदों की सैलरी से संबंधित था। और ये जो 1953 का एक्ट है, ये संसद के अंदर जो अधिकारी लोग होते हैं ना, ऑफिसर्स, ये अधिकारियों से संबंधित है साहब। तो सेम कहाँ लग रहा है भैया आपको? ये अधिकारियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये अधिकारियों से संबंधित है। यहाँ पर अधिकारियों की क्या क्या चीज़ों की बात हो रही है? सैलरी की बात हो रही है। वहाँ पर हो रही थी सांसदों की। भत्ते की बात हो रही है, वहां पर हो रही थी सांसदों के भत्ते की बात। परंतु यहां पर पेंशन शब्द का जिक्र नहीं है इस एक्ट में। तो केवल इतना ही आपको याद रख लेना है, ठीक है? तो 1954 में सैलरी अलाउंसेस पेंशन एक्ट सांसदों के लिए, और 1953 में सैलरी और अलाउंस एक्ट अधिकारी, पार्लियामेंट के अधिकारी यानी कि ऑफिसर्स के लिए, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद अब आप कहोगे कि सर पार्लियामेंट में, अभी तुम्हारे दिमाग में आ गया हो, सब पता है। पार्लियामेंट में अधिकारी मतलब सर कोई सरकारी नौकरी है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखो, पार्लियामेंट में अधिकारी कौन होता है ये जान लो। पार्लियामेंट में अधिकारी कौन होता है ये जान लीजिए। तो भैया पार्लियामेंट में अधिकारी ये लोग होते हैं। राज्यसभा के अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, और लोकसभा के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। समझ में आ गया खेल आपको? तो पार्लियामेंट के अंदर अधिकारी कौन होता? हु इज द ऑफिसर? तो लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। जी हाँ। और अब लो बेटा, आ गई हेडिंग कौन सी? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो भैया पार्लियामेंट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो पार्लियामेंट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक नहीं है, तुमको 2 कैटेगरी में समझना पड़ेगा। जल्दी बोलो, समझना पड़ेगा कि नहीं? तो भैया ये देखो, पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को 2 कैटेगरी में समझना पड़ेगा। एक लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हिंदी में पीठासीन अधिकारी कहते हैं। पीठा नहीं, पीठा, पीठासीन अधिकारी। तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन है? तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं कौन? स्पीकर। कौन होते हैं? स्पीकर। इनके बाद डिप्टी स्पीकर आते हैं। ऐसे ही राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी, तो कहां से घुमा के लाना पड़ रहा है। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं सभापति, चेयरमैन, या फिर डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति। ये तो इतना सिंपल है यार, ये तो आपको क्या समझाना है यार।
ठीक है। अच्छा, अब लेकिन समझ लो, रुक जाओ, सबसे पहले ये कहां बता रहा है? सबसे पहले स्पीकर के बारे में जो है यहां पर चर्चा चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब बताऊंगा, रुक जाओ, है ना। अच्छा देखो, अब तुमने कहा सर लोकसभा में एक स्पीकर हमको समझ में आ गए, लोकसभा में एक डिप्टी स्पीकर हमको समझ में आ गए, तो भैया लोकसभा में एक और चीज होती है। क्या होती है? वो होती है अध्यक्षों की पैनल, अध्यक्षों का पैनल, यानी कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन। ये लोकसभा की तीसरी चीज है, ठीक है। अब सुनो, राज्यसभा के लिए ब्लू कलर से लिखता हूं। राज्यसभा में एक होता है आपका पीठासीन अधिकारी के नाम पर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम पर चेयरमैन, दूसरे पीठासीन अधिकारी के नाम पर डिप्टी चेयरमैन, और तीसरे पीठासीन अधिकारी के नाम पर उप अध्यक्षों का पैनल या उप सभापतियों की तालिका, है ना। इसको हिंदी में हम ऐसा कहते हैं, सभापतियों की तालिका, और इसको हिंदी में कहते हैं उप सभापतियों की तालिका, ठीक है ना, उप सभापतियों की तालिका। तीन चीजें समझ में आ गई। तो बहुत से लोगों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ही पता होता है, लेकिन अब आप क्या सीख गए? पैनल ऑफ चेयरपर्सन। पैनल ऑफ चेयरपर्सन कहां होगा? लोकसभा में। और राज्यसभा में, राज्यसभा में पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, यानी कि उप सभापतियों की तालिका। बढ़िया, तीन तीन चीजें क्लियर हैं, दिमाग में सेट कर लेना, परेशान न होना। अब सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के स्पीकर की। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के स्पीकर की। लोकसभा के स्पीकर का जो कार्यकाल रहता है, जो टेन्योर रहता है, वो कितना रहता है साहब? तो ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है। अच्छा, मान के चलिए पूरी, जब लोकसभा के चुनाव कंप्लीट हो जाते हैं तो लोकसभा के सारे मेंबर्स चुन लिए जाते हैं। तो लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही एक व्यक्ति को स्पीकर के रूप में चुना जाता है। पक्की बात समझ में आई? पक्की बात समझ में आई कि लोकसभा के जितने भी सांसद चुनाव जीत के आए हैं, उनमें से ही किसी एक को हम क्या बना देते हैं? लोकसभा का स्पीकर बना देते हैं। पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद देखो, अगर कभी स्पीकर का जो पोस्ट है वो क्या हो जाए? वैकेंट हो जाए। क्या हो जाए? वैकेंट। अब वैकेंट का मतलब मैंने बता दिया तुमको, ये परमानेंट खाली। वैकेंट का मतलब परमानेंट खाली। अगर परमानेंट खाली हो जाए, हो सकता है ये रिजाइन कर दिए हो सकता है इनकी डेथ हो गई हो, या कुछ भी कारण हो सकता है। तो फिर क्या होगा? तो फिर लोकसभा अपने ही मेंबर्स के बीच में से किसी दूसरे स्पीकर को चुनेगी। पक्की बात समझ में आई? लोकसभा के स्पीकर की अगर जो पोस्ट है वो क्या हो जाए? वैकेंट हो जाए, खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, परमानेंट, तो फिर लोकसभा के सारे मेंबर्स अपने बीच में से एक नए अध्यक्ष को, एक नए स्पीकर को चुन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नए स्पीकर चुने जाएंगे उनका जो चुनाव होगा उसकी डेट को कौन फिक्स करता है? उसकी डेट को प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं कि भैया नए स्पीकर के चुनाव कब होंगे, ठीक है। अच्छा, आमतौर पे जो स्पीकर साहब हैं वो तब तक रहते हैं जब तक लोकसभा का जीवन चलता है। अब आप कहोगे सर लोकसभा का जीवन कितना होता है? 5 साल। ये कहना गलत बात है कि नहीं? लोकसभा का मैक्सिमम जीवन आप भले ही कह सकते हो 5 साल, हालांकि वो बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी के दौरान लोकसभा को हम 1 साल के लिए क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। एक बार में 1 साल हम उसका समय बढ़ा सकते हैं, परंतु जिस दिन आपातकाल, जिस दिन इमरजेंसी समाप्त होगी, उस दिन से 6 महीने के भीतर भीतर हमको पुरानी लोकसभा को हटाना पड़ेगा। पक्की बात याद है? तो इसीलिए लोकसभा की कोई फिक्स लाइफ है ही नहीं कायदे से। बट इन नॉर्मल सिचुएशंस जहां पर इमरजेंसी भी ना लगे और जहां पर लोकसभा को डिसॉल्व यानी कि विघटित भी ना किया जाए प्रेसिडेंट के द्वारा, तो नॉर्मल परिस्थितियों में लोकसभा का जीवन कितना होता है? 5 साल। तो ये जो हमेशा ये शब्द बोलना बेटा, है ना, हमेशा ये शब्द बोलना, इस सामान्य परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है सामान्य परिस्थिति में। तो जब तक लोकसभा चलती है तब तक स्पीकर भी चलते हैं साहब। पक्की बात समझ में आई? जब तक लोकसभा चलते हैं तब तक स्पीकर भी चलती है ना। लेकिन समझना पड़ेगा, जो स्पीकर साहब हैं उन्हें अपने ऑफिस को खाली करना पड़ सकता है। किन सिचुएशन में? 3 सिचुएशन में, और लोकसभा के खत्म होने से पहले। ये जो 3 सिचुएशन है ये काय की बताई गई हैं, आप पढ़ के देखिए। किंतु निम्नलिखित 3 में से किसी भी स्थिति में
उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है लोकसभा के खत्म होने से पहले। क्योंकि अभी तो मैंने ये बोल दिया कि जब तक लोकसभा चलती है तब तक स्पीकर भी चलते हैं, लेकिन 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर लोकसभा के खत्म होने से पहले ही उन्हें अपना पद खाली करना पड़ सकता है। अब वो 3 सिचुएशंस दोस्तों क्या हैं जब उनको अपना पद खाली करना पड़ सकता है? अगर वो लोकसभा के मेंबर ही ना रहें तो। अब मुझे एक बात बताओ, लोकसभा के मेंबर्स में से ही तो एक किसी बंदे को स्पीकर बनाया गया था ना, लेकिन अब वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहा। तो भैया जब तुम लोकसभा के मेंबर ही नहीं रहे तो तुमको उसी हैसियत से ही तो लोकसभा का स्पीकर बनाया था, क्योंकि तुम एक मेंबर थे। लेकिन अब जो तुम मेंबर ही नहीं हो तो तुम स्पीकर भी नहीं रहोगे। लेकिन बेटा ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को स्पीकर के पद से हटा दिया हो लेकिन वो मेंबर आज भी हो, वो सिचुएशन अलग है। ठीक है ना, कि उसने अपने स्पीकर के पद से रिजाइन किया है, मेंबर के पद से थोड़ी ना रिजाइन किया है। तो मेंबर तो वो रहेगा, नॉर्मल मीटिंग्स में अटेंड करेगा, वोटिंग भी करेगा, बट उसने अपने स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो एक अलग सिचुएशन। लेकिन यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर वो लोकसभा का मेंबर ही ना रहे तो भैया जब तुम मेंबर ही नहीं रहे तो तुम स्पीकर कैसे रहोगे लोकसभा के? ठीक है, तो पहला तरीका तो यह है कि जब लोकसभा खत्म होने से पहले उनकी जो नौकरी है, उनकी जो सीट है वो चली गई। ठीक है, या फिर ये रिजाइन कर दें, या फिर ये अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दें। और अगर ये अपनी पोस्ट से रिजाइन करना चाहते हैं तो इन्हें अपना इस्तीफा किसे देना पड़ेगा? डिप्टी स्पीकर को। लेकिन बेटा मुझे एक बात बता दो, क्या सेकंड पोजीशन में उनकी सदस्यता जाएगी लोकसभा की? क्या सेकंड सिचुएशन में उनकी लोकसभा की मेंबरशिप जाएगी क्या? तो लोकसभा की मेंबरशिप नहीं जाएगी, बरकरार रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ स्पीकर की पोस्ट से, अध्यक्ष की पोस्ट से क्या कर रहे हैं? रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन वो लोकसभा के मेंबर आज भी हैं। बट इन फर्स्ट सिचुएशन वो लोकसभा के मेंबर ही नहीं हैं, तो स्पीकर होना तो भूल जाइए। ठीक है, तीसरी सिचुएशन, तो यहां पर मेंबरशिप गई, स्पीकर भी गए। यहां पर स्पीकर की बस पोस्ट गई है, मेंबर वो आज भी हैं। पक्की बात? चलो तीसरी सिचुएशन देख लो साहब। तीसरी सिचुएशन क्या है? अगर लोकसभा के सदस्य मेजॉरिटी के साथ, बहुमत के साथ लोकसभा के स्पीकर को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो भी उनकी पोस्ट चली जाएगी। पक्की बात समझ में आई? ठीक है, परंतु अगर लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के मेंबर्स लोकसभा के स्पीकर को बहुमत के साथ हटा रहे हैं तो फिर उन्हें स्पीकर को 14 दिन का एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा साहब, कि बोले हम आपको हटाने की कोशिश जो है कर रहे हैं। पक्की बात? अब सुनो, जब भी लोकसभा के स्पीकर को हटाने की बात चल रही होती है तो उस दौरान वो लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते, यानी कि ही कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा। वो लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके ऊपर खतरे का कांटा लटक रहा है, आपको हटाने की प्रक्रिया चल रही है। और बड़ी अजीब सी बात है ना, जब आपको पूरा हाउस मिलके हटाना चाहे तो उस टाइम पे स्पीकर खेलने में क्या ही इज्जत बचेगी, आप खुद बताइए, है ना। परंतु स्पीकर की पोस्ट से हटाने की प्रक्रिया चल रही है ना, हाउस के मेंबर तो वो आज भी हैं, तो हाउस के अंदर वो बैठ सकते हैं, हाउस की हर एक मीटिंग को वो अटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, हाउस के अंदर वो बोल भी सकते हैं और वो साथ साथ अपना वोट भी डाल सकते हैं। लेकिन जब वो स्पीकर होते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा वोट भी मिलता है, उस वोट को वो नहीं डाल पाएंगे। समझना मेरी बात, ठीक है ना। जो व्यक्ति स्पीकर बनता है ना, वो नॉर्मल परिस्थितियों में फिर वोट नहीं डालता। वो वोट सिर्फ तभी डालता है जब डेडलॉक हो जाता है। डेडलॉक का मतलब क्या है? गतिरोध जिसे हम कहते हैं। यानी कि जब लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, मान के चलो 500, तो 500 में से 250 कह रहे हैं हाँ ये बिल ये एक्ट बनना चाहिए, और 250 कह रहे हैं नहीं ये एक्ट नहीं बनना चाहिए। तो अभी तो मामला राज्यसभा के पास गया ही नहीं है, लोकसभा के अंदर ही है। पर लोकसभा के 50% कह रहे हैं हाँ बना दो एक्ट, और 50% कह रहे हैं नहीं मत बनाओ एक्ट। तो इस परिस्थिति में लोकसभा का क्लियर फैसला निकल के नहीं आएगा। तो अब जो स्पीकर होते हैं वो इस परिस्थिति में अपना वोट डालते हैं, और उस वोट को हम लोग क्या कहते हैं? उस वोट को हम लोग कहते हैं कास्टिंग वोट। हिंदी में कहते हैं निर्णायक मत।
क्या कहते हैं, निर्णायक मत, क्योंकि इससे क्या निकल के आ रहा है, इससे निर्णय निकल के आ रहा है कि लोकसभा का जो फैसला है वो हां की तरफ जाएगा या ना की तरफ जाएगा। ठीक है, बल्कि जो स्पीकर हैं वो लोकसभा के मेंबर भी हैं, बट चूंकि वो स्पीकर हैं तो इसीलिए वो मेंबर की हैसियत से वोट नहीं डालेंगे, वो सिर्फ वोट तभी डालेंगे जब लोकसभा का फैसला डेडलॉक में आ जाएगा, गतिरोध हो जाएगा, 50% हां 50% ना। लेकिन जब उनको स्पीकर की पोस्ट से हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उस दौरान वो स्पीकर तो नहीं खेल रहे। अब जब वो स्पीकर नहीं खेल रहे तो वो कास्टिंग वोट भी नहीं डाल सकते, परंतु सदस्य तो अभी भी है ना, तो अब की बार वो अपना सदस्य वाला वोट यानी कि मेंबर वाला वोट डाल सकते हैं। पक्की बात, एक बार रिपीट कर लें, नॉर्मल सदस्य अपना नॉर्मल वोट डालता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति कल को लोकसभा का स्पीकर बन जाए तो फिर वो अपना मेंबर वाला वोट नहीं डालेगा, वो अपना स्पीकर वाला वोट डालेगा, और स्पीकर वाला कास्टिंग वोट भी तभी डालेगा जब लोकसभा में मामला फंस जाएगा। लेकिन अगर उस स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया तुम चला रहे हो तो फिर बेचारा वो स्पीकर तो खेल नहीं रहा, तो अपना कास्टिंग वोट तो वो डाल नहीं सकता, तो उस परिस्थिति में फिर वो अपना नॉर्मल मेंबर वाला वोट डालता है। पक्की बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो एक बात मेरी समझ लो, मैं जब पार्लियामेंट शुरू करवाया था तो आपको बता चुका था कि लोकसभा का विघटन यानी कि डिसॉल्यूशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। कब करता है? जब रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी दल अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती, दे फेल टू प्रूव देयर मेजॉरिटी, और 5 साल से पहले पहले जो है लोकसभा खत्म हो जाती है। अब सर थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया था कि जब स्पीकर का जीवन भी तभी तक है जब तक लोकसभा का है, लोकसभा खत्म हो गई तो स्पीकर का जीवन भी खत्म हो जाएगा। हालांकि मैंने 3 सिचुएशन वो भी बता दी कि जब स्पीकर लोकसभा के जाने से पहले खत्म हो रहा है, ठीक है। बट यहां पर सुनो कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्पीकर को अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। ना 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 ना, सुन लो, स्पीकर अपनी पोस्ट खाली तब तक नहीं करेंगे जब तक कि नई लोकसभा, नए चुनाव नहीं हो जाते। पक्की बात समझ में आई? तो जो स्पीकर हैं लोकसभा के, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, विघटित हो जाती है 5 साल से पूर्व, तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्पीकर की पोस्ट भी खाली हो जाएगी विघटन के साथ साथ, डिसॉल्यूशन के साथ साथ। स्पीकर जब तक टिके रहेंगे अपनी पोस्ट पर जब तक कि वो नई लोकसभा का, नए लोगों का वेलकम ना कर दें, यानी कि अंटिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, जब तक कि नई लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता। यह स्टार बनाने वाला दोस्तों पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से इस वाली हेडिंग से मैं अगले लेक्चर में दोस्तों जो है कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, आपस में जुड़ा हुआ है। तो अब जब मैं अगले लेक्चर में आऊंगा ना, मुझसे बिल्कुल भी मत उम्मीद करना कि मैं स्पीकर की आपको पूरा चिट्ठा बताऊं, सब बता चुका। अब यहां से स्पीकर की पावर्स और फिर डिप्टी स्पीकर, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाद प्रोटेम स्पीकर भी आएंगे, नया कॉन्सेप्ट होगा। फिर सभापतियों की तालिका, पैनल ऑफ चेयरपर्सन आएंगे, फिर राज्यसभा के चेयरमैन, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, और फिर राज्यसभा में पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन यानी कि उपसभापतियों की तालिका। ठीक है ना साहब? देखो यार, तो मरी मरी सी जान सी निकल रही है आवाज में, लेकिन फिर भी हमने लेक्चर तो अपना कर ही लिया। ठीक है, चलो धन्यवाद। और आज के इस लेक्चर के बाद मुझे किसी ने बहुत लंबे समय बाद शादी में बुलाया है, मेरे सगे मामा, किसी ने नहीं, सगे मामा। तो मैं ना भी जाना चाहूंगा ना, तो मैंने अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी बताया था कि मैं ना भी जाना चाहूंगा तो मेरी मम्मी मेरा कॉलर घसीट के लेके जाएंगी मुझे, तो जाना पड़ेगा। उसमें 2 से 3 दिन मेरे जाएंगे, दूर जाना है, तब तक मैनेज कर लेना। और जितना पढ़ा दिया है 20 लेक्चर, 20 लेक्चर कम होते हैं? 20 लेक्चर में कितना कंटेंट हो गया होगा? अगर रिवाइज करके मजबूत कर लोगे तो बढ़िया बात, नहीं तो फिर राधे राधे, श्याम मिला दे, चलो 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 चलो।